सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मयंक कोठारी। आज हम शुरू करने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर का रिवीजन। दिस इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट चैप्टर एज कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो हम देखने वाले हैं। अच्छा, ये चैप्टर के बारे में और बातें करने से पहले अभी तक क्या क्या हमने देख लिया वो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमने देखा था, सर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश करिए। हमने देखा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसके अंदर में हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट, उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, और उसके बाद देखा था हमने परपेचुटी। उसके बाद हमने स्टार्ट करा था बेसिक्स बिफोर रिस्क मैनेजमेंट। तो देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, फिर पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या होता है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है, और कोवेरिएंस हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद हमने रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर शुरू करा था जिसमें हमने 7-8 कॉन्सेप्ट्स देखे थे। सबसे पहले हमने शुरू करा था सर कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें देखी थी। उसके बाद हम आए थे सर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे, जिसके अंदर में हमने देखा था मीन क्या होता है, हमने देखा था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने फिर जी टेबल में उनकी वैल्यूज़ भी देखी। तो ये 4 और 3 7 कॉन्सेप्ट खत्म हो गए और अब बचे थे सिर्फ 2। यानी कि सबसे पहला था जी स्कोर निकालना, और उसके बाद उसके बेसिस पे वार निकालना। वार इज़ द मैक्सिमम लॉस दैट कैन हैपन इन टी डेज। मतलब 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन में मैक्स टू मैक्स लॉस कितना हो सकता है विद अ गिवन कॉन्फिडेंस लेवल। ये हो गया अपना रिस्क मैनेजमेंट का चैप्टर। इसके बाद हमने शुरू करा था सर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया था। सबसे पहले हमने बेसिक्स देखे थे, उसके बाद हमने रिस्क एनालिसिस देखा था, और फिर अदर टॉपिक्स देखा था। अगर आपको याद होगा, बेसिक्स जब आपने देखे थे तो उसमें आपने शुरुआत करी थी सर नेट प्रेजेंट वैल्यू से। नेट प्रेजेंट वैल्यू के बाद में आपने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था, कैश फ्लो में कैसे निकालना। कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नाम का एक कॉन्सेप्ट आपने देखा था, जस्ट अ सेकंड, जो रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न आपको बताता है। फिर आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैश फ्लोज क्या होते हैं वो देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई थी आपकी बेसिक्स में। इसके अलावा और क्या था, चलो उसके बाद अपना हमने रिस्क एनालिसिस शुरू करा था। रिस्क एनालिसिस जब शुरू करा था तो आपको अगर याद होगा, सबसे पहले हमने हीलियर्स मॉडल देखा था जिसमें डबल डिस्काउंटिंग होती है। ठीक है सर। उसके बाद हम इन्फ्लेशन पे आए थे कि नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग करना चाहिए, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंटिंग करना चाहिए। ठीक है, हमने इसका एक फॉर्मूला भी देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था सर, हमने देखा था रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट क्या होता है, फिर हमने देखा था सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच क्या होता है। ठीक है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट में हम डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करते थे, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच में हम कैश फ्लोज को एडजस्ट करते थे, और रिस्क फ्री रेट पे डिस्काउंटिंग करते थे। ठीक है सर। उसके बाद सेंसिटिविटी एनालिसिस हमने शुरू करा था। याद होगा, सेंसिटिविटी एनालिसिस में हम ऐसा परसेंटेज निकालते हैं हर फैक्टर का जिससे एनपीवी ज़ीरो आ जाती है। ठीक है, उस ज़ीरो वाली एनपीवी से ज़्यादा अगर वो फैक्टर चेंज होता है एडवर्सली तो हमारा डिसीजन बदल सकता है। इसके बाद हमने देखा था सर सिमुलेशन एनालिसिस। जो भी कैश फ्लोज है उसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी तो आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के उसकी एक रेंज बनाते हो, फिर रैंडम नंबर्स को उस रेंज में ढूंढते हो, और वो वैल्यूज़ लेके कैश फ्लोज की, लाइफ की, आप एनपीवी निकालते हो। सिनेरियो एनालिसिस भी हमने देखा था जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। डिसीजन ट्री एनालिसिस भी हमने देखा था। ठीक है, इन सब के बाद में हम आए थे अदर टॉपिक्स में, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट। अगर डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज दी है उसको डिस्काउंटिंग करके टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो, उसको प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करके फिर इक्वल कॉस्ट निकालते हो हर साल की। यानी कि हमें ये अलग अलग कैश फ्लोज मिले आने वाले 5 सालों में, या 100 रुपये मिले आने वाले 5 साल में, इट वुड हैव बीन दस वन एंड द सेम थिंग। दोनों की प्रेजेंट वैल्यू सेम आती है। इसी इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था अपना रिप्लेसमेंट का डिसीजन। रिप्लेसमेंट में हमने 2 चीज़ें देखी थी कि मशीन, ओल्ड मशीन को हटा के नई कब लाना, और रिप्लेसमेंट साइकिल कब क्या होना चाहिए नई मशीन का। ओल्ड मशीन वाले केस में हमने क्या करा था सर, अगर हमारे पास में 5 ऑप्शन है तो 5 ऑप्शन तक हम सारे कैश फ्लोज ले लेते हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि यार हर साल की इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट अब सारे ऑप्शंस में सेम है, तो वो इग्नोर कर देते हैं, और इन 5 और साल अगर है या 5 ऑप्शन है तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जिसकी भी सबसे कम कॉस्ट होती है वो हम चूज़ करते हैं। इसके बाद ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल देखा था। 1 साल का साइकिल है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, 2 साल का है तो प्रेजेंट वैल्यू, 3 साल का है तो प्रेजेंट वैल्यू। अब जितने भी साइकिल है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो आ गई है टोटल कॉस्ट के, पर अब उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसकी लाइफ अलग अलग है, इसलिए प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करके हम इक्वेटेड एनुअल कॉस्ट निकालते हैं।
और अब हर ऑप्शन की जो कॉस्ट दिख रही है हमें एनुअल टर्म्स में दिख रही है, और अब कंपेयर करके हम डिसीजन लेंगे जिसमें भी सबसे कम कॉस्ट होगी, दैट विल बी आर ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट साइकिल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, बस इसके बाद एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू था, वो हम आगे देखेंगे। और अब शुरुआत करते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर की। कई सारे फंडामेंटल और टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स है सिक्योरिटी एनालिसिस में। सिक्योरिटी एनालिसिस में मोस्टली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस और एक तो है अपना टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस तो आप बहुत सारी जगह पे देखोगे, आने वाले चैप्टर में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है आपके पास में, म्यूचुअल फंड्स में। तो टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं और उसमें भी सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, बिकॉज थ्योरी अभी आई एम कीपिंग असाइड विद दिस इज द प्रैक्टिकल रिवीजन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से जो आपको एग्जाम में इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है, वो सिर्फ 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स है सर आपके। ठीक है, इसको डिस्कस करने के पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, मूविंग एवरेजेस और इफिशिएंट मार्केट थ्योरी। आप बोलोगे सर पूरे चैप्टर में सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट है क्या? ऐसा नहीं है, सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं, इसीलिए सिर्फ इतना लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला चार्ट आपका एज अ होल सिक्योरिटी एनालिसिस का चार्ट एज अ रोल प्ले नहीं करता। देयर आर अदर थ्योरी ऑप्शंस एज वेल, और बहुत सारे दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने आज तक 15 सालों में नहीं पूछे, 10-15 सालों में, तो दैट्स वाई वी आर इग्नोरिंग इट। सो मूविंग एवरेजेस एक नाम का कॉन्सेप्ट होगा। अब ये मूविंग एवरेजेस क्या है ये समझो। मूविंग एवरेज और कुछ भी नहीं है, किसी भी शेयर्स की प्राइसेस का जो पास्ट डेटा आपके पास में है, क्लोजिंग प्राइसेस का, उन सब का उठा के एवरेज निकाल लेना। 2 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं, एक तो होता है सिंपल मूविंग एवरेज और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको बहुत आसान जाएगा ये समझना कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है। पिछली 10 क्लोजिंग प्राइसेस अगर आपको शेयर्स की दी हुई है, 200 की 10 को टोटल करो, डिवाइडेड बाय 10 करो, क्योंकि 10 प्राइसेस है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आपने 10 से करा, आपकी सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज आ गई, उन शेयर प्राइसेस का सिंपल एवरेज आ गया। अब मूविंग एवरेज का यूज़ क्या है, सबसे पहले तो ये समझो कि हम ये कर क्यों रहे हैं, एवरेज निकाल क्यों रहे हैं। हम एवरेज निकालते हैं पास्ट डेटा का, ताकि पता लगा सके आगे कहाँ ट्रेंड जा रहा है। ट्रेंड ऑब्वियसली आप एग्जैक्ट 100% तो जज नहीं कर सकते, पर आप एक्सपेक्टेड ट्रेंड निकाल सकते हो। सो अगर मूविंग एवरेज आपका आता है लेट्स से फॉर एग्जांपल 20 का, और एक्चुअल में शेयर प्राइस 22 है, इसका मतलब इट इज़ वेरी गुड, दिस इज इंडिकेटिंग अ बुल मार्केट, क्योंकि पास्ट डेटा के हिसाब से अभी उस लाइन ने 20 पे ही होना चाहिए था, पर अब वो 20 पे है, यानी कि मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर 20 के नीचे आ गया यानी कि मार्केट बेयरिश है, गिर रहा है। तो सिंपल मूविंग एवरेज इज नथिंग बट, आपको ऐसे में निकालने में दिक्कत नहीं जाएगी, टोटल कर लो, टोटल ऑफ क्लोजिंग प्राइसेस। मैं समेशन ऑलरेडी लिख चुका हूँ। क्लोजिंग प्राइस जो होगी, स्टॉक की बोलो, शेयर्स की बोलो, किसी भी चीज़ की बोलो, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अगर 10 क्लोजिंग प्राइसेस है तो 10 से डिवाइड कर दो, अगर 5 क्लोजिंग प्राइसेस है तो 5 से डिवाइड कर दो, आपका एक एवरेज आ जाएगा। दैट्स सिंपल मूविंग एवरेज। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ क्या। देखो, जब भी आप एवरेज आउट करते हो ना, लेट्स से ये डायग्राम है, अब प्रॉब्लम को समझोगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप ध्यान देना, ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, या में हम उल्टा चलते हैं। अभी हम कहाँ खड़े हैं, 0 पॉइंट पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि हम पास्ट डेटा देखने वाले हैं। तो आज से ठीक 1 साल पहले, 2 साल पहले की प्राइस, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, तो हम यहाँ से पीछे जा रहे हैं। ठीक है, इधर से पीछे जा रहे हैं। अब आज हमें पता लगाना है कि आगे का मार्केट कैसा जाएगा, राइट। अब आप समझो, मार्केट इतना अनप्रेडिक्टेबल होता है कि आप सिंपल मूविंग एवरेज में एक गलती कर रहे हो, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो सिंपल मूविंग एवरेज में, इन सातों प्राइसेस का, ठीक है, जो पिछले 7 प्राइसेस है उन सब का यहाँ पे टोटल करते हो और डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो एक फिगर आ जाएगी। अब उसमें क्या हुआ आप ध्यान देना, 7 में से सातों प्राइस को आपने सिंपल मूविंग एवरेज में इक्वल वेट दिया। डिवाइडेड बाय एन करना यानी इक्वल प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना, ये आपने रिटर्न का फॉर्मूला देखा होगा, वो ही एग्जैक्ट सेम है यहाँ पे।
आप हर साल की क्लोजिंग प्राइस को इक्वल वेट दे रहे हो, जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, डिसीजन यहाँ का ले रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? ये वाली प्राइस, जो लेटेस्ट प्राइस है। उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस होल्ड करती है ये प्राइस, उससे थोड़ा और कम इंपॉर्टेंस होल्ड करती है ये प्राइस, और धीरे 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 इंपॉर्टेंस जो है प्राइसेस का वो कम होते जाता है। आज से ठीक 70 साल पहले या 100 साल पहले अगर वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो भी होगा डेट, हाँ ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता आज की डेट में, तो क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया। लेकिन पिछले साल इकोनॉमी में क्या हुआ था, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उधर इजराइल और उसका वॉर चल रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। इससे आगे आने वाले डिसीजन बदलते ज़्यादा है। सो व्हाट होल्ड्स मोर इंपॉर्टेंट इज द करंट प्राइसेस, और वी कैन से द रीसेंट प्राइसेस। बट यही प्रॉब्लम है सिंपल मूविंग एवरेज में कि आप सातों को टोटल करके डिवाइडेड बाय 7 करते हो, यानी कि हर प्राइस को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, जो कि है गलत। यही प्रॉब्लम सॉल्व होती है सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप क्या करते हो, करंट प्राइस को अलग वेट से मल्टीप्लाई करते हो और बाकी सारी प्राइसेस को अलग वेट से मल्टीप्लाई करते हो, और ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हो। सो इसका फॉर्मूला क्या आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ और उसके बाद समझाऊंगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आप टोटल वेट जो होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है उसको आप एक्सपोनेंट बोलते हो। देखो टोटल वेट तो हमेशा 1 ही होगा, 100% से ज़्यादा हो नहीं सकता। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वेट है वो है एक्सपोनेंट, वो आपने लगा दिया करंट प्राइस पे, यानी कि रीसेंट प्राइस पे। अब बचा कुचा वेट को क्या बोलेंगे सर, 1 माइनस ई, यही बोलेंगे ना। बचा कुचा वेट कितना है, 1 माइनस ई। अगर ये 10% आ गया तो इसे 90% ही आना चाहिए, क्योंकि टोटल वेट 100 है, तो ये हो गया 1 माइनस ई। 1 माइनस ई को आप मल्टीप्लाई करोगे प्रीवियस ईएमए से, आपने इसके पहले जो ईएमए निकाला होगा। अब इसके पहले ईएमए निकाले का मतलब क्या हो गया कि उस करंट प्राइस को छोड़ के बाकी प्राइसेस जब आपने कंसिडर करी थी उन सब का ईएमए उसमें। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं अगर इस पॉइंट पे, ध्यान देना, इस पॉइंट पे अगर ईएमए निकालता हूँ तो मेरे लिए करंट प्राइस ये हो गई, 0 पॉइंट पे जो भी प्राइस होगी इसको सबसे ज़्यादा वेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा मेरा डिसीजन चेंज होगा आगे और यही इम्पैक्ट करेगा। पर बाकी यहाँ पे भी आपने कोई ईएमए निकाला होगा इसको करंट प्राइस मानते हुए, तो अब ये सारा डेटा को जो बोलेंगे इसको प्रीवियस ईएमए का पार्ट बोलेंगे। ये ईएमए जो यहाँ पे निकाला था अगले स्टेज पे जाके वो प्रीवियस ईएमए बन जाएगा, और बाकी सारे परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर में यहाँ पे 10% आया था तो इसको 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला। सो फॉर्मूला मैं फाइनलाइज करता हूँ। यहाँ पे दो हिस्सों में बांटेंगे, करंट प्राइस को सबसे ज़्यादा वेट देंगे सर, करंट प्राइस इंटू एक्सपोनेंट, प्लस आपका जो भी प्रीवियस ईएमए आया होगा उसको बाकी बचे हुए वेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस एक्सपोनेंट, दैट्स इट। आपको कोई रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसी बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। एक कॉन्सेप्ट समझना, ईएमए की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो है आप जो सिंपल मूविंग एवरेज में हर प्राइस को इक्वल वेट दे रहे थे वो गलत था। प्रैक्टिकल लाइफ में अभी अभी जो हुआ वो ज़्यादा मैटर करता है रैदर दैन 10 15 20 साल पहले जो हुआ। ठीक है, सो करंट प्राइस को सबसे ज़्यादा वेट देना चाहिए और बाकी प्राइसेस को बचा हुआ वेट। सो दैट्स व्हाट इज़ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अगर आपके पास फॉर्मूला बुक आएगा तो ये देखो बेसिक और फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, पर क्या कहते हैं उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, तो हम सिर्फ अभी इन दो पे फोकस कर रहे हैं मूविंग एवरेजेस में। अरिथमेटिक मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज बोलो, ये और कुछ भी नहीं, टोटल ऑफ द क्लोजिंग प्राइसेस इन अ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर 10 क्लोजिंग प्राइसेस है तो 10 का टोटल करो, 10 से डिवाइड करो। यहाँ यही प्रॉब्लम हुई इक्वल वेट वाली, वो सॉल्व होती है यहाँ पे। करंट प्राइस इंटू एक्सपोनेंट प्लस प्रीवियस ईएमए इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंट। बताओ, अब फॉर्मूला को उस एंगल से देखो कि मेरा 10% वाला हिस्सा ये है, 90% वाला हिस्सा ये है। मैंने क्या करा, 10% यानी मेजर, आप बोलोगे सर मेजर वेट आपने करंट प्राइसेस को देना चाहिए, आपने तो सिर्फ 10% दिया। पर आप मेरी बात को समझो, मैंने यहाँ पे जो 90% वेट लगाया है ना, ये प्रीवियस ईएमए पे लगाया, इसके अंदर शायद 10 से 15
प्राइसेस थी। अगर आप 90 को 10 से 15 में डिवाइड करोगे तो बहुत कम परसेंटेज आता है, क्योंकि वो बड़ी पूरी पूरी 10 से 15 क्लोजिंग प्राइसेस का ईएमआई था। तो सिर्फ एक प्राइस को मैंने पूरे 100 में से 10% दे दिया, इज़ अ मेजर फैक्टर। छोटा नहीं है वो अमाउंट। ठीक है, तो दो हिस्सों में हमने ऐसे डिवाइड कर दिया। आइए क्वेश्चन देखते हैं अब। अच्छा, क्वेश्चन देखने के पहले हम एक चीज़ और जान लेते हैं यहाँ पे कि सर ये जो एक्सपोनेंट है, ये वाला पार्ट, ये निकाला कैसे जाता है। बहुत सिंपल है सर, 2 डिवाइडेड बाई n+1, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाई n+1 से आपका एक्सपोनेंट निकल जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सपोनेंट, ये n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज, जो प्राइसेस आपके पास में अवेलेबल है वो। ठीक है, जनरली एक्सपोनेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। द क्लोजिंग वैल्यूज ऑफ NSE निफ्टी फ्रॉम 2 जनवरी 2024 से लेके 11 जनवरी 2024 तक आपको दी हुई है। आप देखना, आपको टोटल कितने दिन दिए हैं? 11 डेज दिए हुए। 11 डेज लेकिन स्टार्ट हो रहे हैं 2 जो भी जनवरी है, तो वो 12 तारीख तक चल रहा है। इसमें आपके कुछ सैटरडे संडे भी आएंगे, उस दिन नो ट्रेडिंग। सैटरडे संडे देयर इज़ नो ट्रेडिंग। ठीक है सर, तो आपके पास में टोटल कितनी, 4 और 5, 9 प्राइसेस अवेलेबल है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ निफ्टी ड्यूरिंग द अबव पीरियड। द प्रीवियस डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ द निफ्टी कैन बी अज्यूम्ड एज 21,500। आप ध्यान देना, आप जब ये वाला कैलकुलेशन करोगे ना, सेकंड कैलकुलेशन, तब आपको पहले दिन उसके पहले वाला ईएमए काम आ जाएगा एज अ प्रीवियस ईएमए। पर अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो पहले दिन से, तो अब प्रीवियस ईएमए के लिए तो उसके और पुरानी डेटा चाहिए, वो दी हुई नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आपको स्टार्ट करने के लिए ईएमए दे देता है। नहीं भी आपके पास में दिया होगा तो सिंपल एवरेज निकाल सकते हो। सिंपल मूविंग एवरेज कैन बी द प्रीवियस ईएमए टू स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका 21,500 काम आएगा एज अ प्रीवियस ईएमए फॉर द फर्स्ट कैलकुलेशन। उसके बाद तो जो जो ईएमए आता जाएगा वो अगली बार आप इस्तेमाल करते जाना प्रीवियस ईएमए के लिए। और आपको वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज ईएमए इज 0.062। उन्होंने 31 डेज का 0.062 दिया है, देखने दो। 2 डिवाइडेड बाई 32, हाँ ये कैसे निकाला होगा सर? 2 डिवाइडेड बाई n+1, तो दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 31 डेज की पुरानी प्राइसेस ली होगी +1, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाई 32, दैट कम्स टू 0.0625 आता है वैसे तो, पर इन्होंने रिस्ट्रिक्ट करा है 0.062, तो हम यही लेंगे। देखो, इंस्टीट्यूट ने ये अभी तो करेक्ट दिया है, कई बार हो सकता है कि आपके फॉर्मूले के हिसाब से वो मैच ना करे, पर मैच नहीं भी करा तो जो दिया है वही लेना है। ज़्यादा होशियारी मत मारना, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो फिर फॉर्मूले के हिसाब से जाओ, और बाद में ब्रीफ एनालिसिस भी देना है। अब बहुत सिंपल है सर, हर ट्रेडिंग जो प्राइस आपको दिख रही है उसका ईएमए निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। उससे आपको ट्रेंड पता चलेगा कि कहाँ प्राइसेस जा रही है। तो आप स्टार्ट करने के लिए आपका फॉर्मूला हमेशा याद रखो, करंट प्राइस इनटू एक्सपोनेंट +1 माइनस एक्सपोनेंट, या फिर प्लस आप प्रीवियस ईएमए लोगे इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्सपोनेंट। ये देखो, अब हमने क्या करा, हमने हॉलीडेज हटा दिया, और आप नोटिस करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ 9 क्लोजिंग प्राइसेस ले ली। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लोजिंग प्राइस के लिए हमारा प्रीवियस ईएमए ये हो गया 21,500 का। क्या करोगे सर, इस प्राइस को 0.062 से मल्टीप्लाई करोगे। आप निकाल लो, 1 माइनस 0.062 कितना होता है? 0.938। अब मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। इसके लिए 0.062 हो गया, यानी कि 6.2%, राइट। और 0.938 हो गया इसके लिए, यानी कि 93.8% प्रीवियस ईएमए के लिए। ठीक है, आपको करना क्या है सर, बस ख़त्म, इसको एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, इसको बचे हुए एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करो और टोटल कर लो, कहानी ख़त्म। इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से आंसर लिखा है आप उस तरीके से भी जा सकते हो, नो डाउट, पर लॉजिक समझने के लिए आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो विद दिस फॉर्मूला बट टू गो विद दिस फॉर्मूला। इससे क्या होगा ना, आपको फॉर्मूला भी लॉजिक के साथ याद रहेगा। पहले वाले में आपको फॉर्मूला रटना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले के साथ जाओगे तो बहुत सिंपल जाएगा।
अब उस तरह से कैलकुलेट करोगे तो आपका ईएमआई आएगा 21,515 पहले दिन का। अब यही ईएमआई अगले दिन के लिए प्रीवियस ईएमआई बन जाएगा, देखना 21,515। आई बात समझ में? अब आप वापस यहाँ पे ईएमआई लिखा लो, इसको 0.062 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 0.938 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल कर लो दोनों की, तो ये आएगा। ये अगली बार के लिए प्रीवियस ईएमआई बन जाएगा और इस तरह से आपको प्रोसेस रिपीट करनी है। ठीक है, अब आप नोटिस करना, ये सारी प्रोसेस आपने 9 बार रिपीट करी, आपने 9 ईएमआई निकाल लिए। अब आप अगर नोटिस करोगे तो ट्रेंड देखो, 515, 524, 23 गिरा, पहले दिन तो बढ़ा था। ठीक है, मैं क्या एक काम करता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है उसे प्लस साइन दे देता हूँ, नीचे जा रहा है उसे माइनस साइन दे देता हूँ। सो देखना, पहले दिन तो मार्केट बढ़ा, दूसरे दिन गिरा, तीसरे दिन गिरा, चौथे दिन भी गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा और फिर गिरा। यानी उसके बाद मार्केट सिर्फ गिरता ही गया, गिरता ही गया, गिरता ही गया। इसको बोलते हैं बेयरिश मार्केट। तो मार्केट सजेस्ट कर रहा है कि प्राइसेस नीचे जाएगी, ऐसा। अब एक्चुअल प्राइस आप ध्यान देना, ये तो हो गई ईएमआई आपकी। एक्चुअल प्राइस अगर आपके शेयर्स की इससे ऊपर है तो गुड इनफ, नीचे है तो बेयरिश। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान दो, अब जब भी प्राइस चेंज होती है ना, उसको एक रन कहा जाता है। सो इस क्वेश्चन में मेरे पास कितने रन है सर? ये एक रन हो गया और ये पूरा मिला के दूसरा रन हो गया। ये आपको काम आएगा अगले क्वेश्चन में, इसीलिए मैं अभी यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है सर, ये हो गया सर आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड द क्वेश्चन इज़ ओवर। इसमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और यहाँ पे दी हुई होनी चाहिए थी, पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का आंसर इसमें मिसिंग है, तो मैं वो ऐड कर दूंगा। गिव ब्रीफ एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर कैलकुलेशंस, तो वो एनालिसिस मिसिंग है, क्वेश्चन 2 यहाँ पे चालू हो गया इसीलिए। सो वी हैव डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ऑफ मूविंग एवरेजेस। लेट्स मूव ऑन टू द एफिशिएंट मार्केट थ्योरी। छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी बैक। So welcome back after this break and now we are going to discuss about the efficient market theory. मार्केट इफ़िशेंट है या नहीं है, ये डिस्कस करने के 3 फॉर्म हैं हमारे पास में। सो देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मार्केट इफ़िशिएंसी, जिसको हम बोलेंगे कि वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म और स्ट्रॉन्ग फॉर्म। सो हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं ये भी बताता हूँ कि मार्केट वीकली इफ़िशेंट है तो ये वीक फॉर्म ऑफ इफ़िशेंसी प्रूव होती है। मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म यानी कि मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग इफ़िशेंट है या मार्केट स्ट्रॉन्गली इफ़िशेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप जब भी शेयर्स खरीदते हो ना, तो आप कुछ न्यूज़ या कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे खरीदते हो। अब वो इन्फॉर्मेशन 2 या 3 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक इन्फॉर्मेशन होती है आपका कि पास्ट में कितनी क्वांटिटी इस शेयर की खरीदी और बेची गई, क्या क्या प्राइसेस थी पास्ट में, तो पास्ट प्राइसेस एंड वॉल्यूम जिसको हम बोल सकते हैं। एक होती है पब्लिक में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की सीईओ की डेथ हो गई, या फिर बहुत ही अच्छा बंदा हायर किया गया है, या फिर एक नया प्रोजेक्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक इन्फॉर्मेशन। और एक और इन्फॉर्मेशन होती है जो होती है बहुत ही प्राइवेट, जिसे हम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जो कि इलीगल है, जिसके बेसिस पे ट्रेडिंग करना इलीगल है। जैसे कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलने के पहले ही अगर कोई अंदर का बंदा हमें ये बता देता है कि गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, दैट इज़ एन इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, और आप तभी उस शेयर्स को ख़रीद लेते हो, तो वो मार्केट में न्यूज़ पब्लिक होने के पहले आपने ख़रीद लिया। यानी कि आपने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन पे शेयर्स ख़रीदा, जिस पे श्योर शॉट है रिटर्न हासिल करना। अब कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो रिटर्न कमाना चाहता है, ठीक है। आप जब रिटर्न के लिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे और कौन से नॉलेज के बेसिस पे इन्वेस्ट कर रहे हो। और ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इन्वेस्ट करो तो आप बहुत बढ़िया रिटर्न कमा लोगे। वो डिपेंड करता है कि सर कितनी मार्केट में जो शेयर की प्राइसेस है उसमें वो इन्फॉर्मेशन क्या पहले से ही इंक्लूडेड तो नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मार्केट के पिछले 10 साल में इस पर्टिकुलर शेयर, लेट्स से XYZ कोई शेयर है, और पिछले 10 साल में वो शेयर्स की बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। अब वो देखते हुए आप क्या बोलोगे, चलो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है शेयर के प्राइसेस की और वॉल्यूम की,
कितनी क्वांटिटी बेची खरीदी गई, ये ऑलरेडी आज मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस में इंक्लूडेड है। उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस में आ चुका है, अब नहीं आने वाला। तो उस बेसिस पे सिर्फ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न कमा लेंगे। ऑब्वियसली मार्केट आगे अच्छा परफॉर्म करेगा तो कमाओगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट आप सिर्फ उसकी वजह से बोल रहे हो कि मैं रिटर्न्स कमाऊंगा, सो नॉट पॉसिबल। हाँ, आप बोलोगे कि पब्लिक इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, अभी अभी मेरे को पता चला कि अडानी पावर को कोई प्रोजेक्ट मिला है बहुत बढ़िया सा। भाई वो न्यूज़ पब्लिक में आ चुकी है, जैसे ही पब्लिक में आई शेयर प्राइसेस पे इम्पैक्ट आ जाता है। शेयर प्राइसेस भागनी थी तो भाग गई ऊपर। अब आप अगर शेयर्स खरीदोगे और बोलोगे कि मेरे को बहुत बढ़िया रिटर्न होगा, तो गलत बात है। सिर्फ उस बेसिस पे, क्योंकि वो प्राइस का इम्पैक्ट यानी शेयर्स का बढ़ना ऑलरेडी शेयर प्राइस में आ चुका है। हाँ, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन अगर है तो फिर बात है कुछ बनती। ठीक है, सो हम जो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशिएंसी है, मार्केट में शेयर वीकली इफिशिएंट है, ये कब बोलते हैं? जब उन शेयर्स में सिर्फ पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम का जो डेटा है उसका इम्पैक्ट इंक्लूडेड होता है। अगर शेयर की प्राइसेस में पब्लिक इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट इंक्लूडेड नहीं है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट इंक्लूडेड नहीं है, तो उस मार्केट को वीकली इफिशिएंट मार्केट कहा जाएगा। इसका मतलब आपके पास अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो इस बेसिस पे आप इस मार्केट में ट्रेड करके एक्सेप्शनल रिटर्न्स कमा सकते हैं, क्योंकि शेयर की प्राइसेस में ये इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है पर मार्केट में इंक्लूडेड नहीं है, उसी बेसिस पे आप एक्सेप्शनल रिटर्न्स कमा सकते हो। और अगर सिचुएशन ऐसी आ रही है कि सिर्फ शेयर की प्राइसेस जो आपको दी है उसमें पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम का डेटा, इसका ही इम्पैक्ट इंक्लूडेड है पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन और इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का नहीं है, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अर्न एक्सेप्शनल रिटर्न ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। तो इस फॉर्म ऑफ मार्केट को कहा जाता है वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशिएंसी, या फिर बोलो मार्केट वीकली इफिशिएंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि आप पता लगा सकते हो कि आगे जाके प्राइस का पैटर्न क्या रहने वाला है या ट्रेंड क्या रहने वाला है। अब मार्केट को सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म इफिशिएंट है कब बोलेंगे? जब मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस में पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम जो है उसका इम्पैक्ट इंक्लूडेड है, पब्लिक में जितनी इंफॉर्मेशन है उसका भी इम्पैक्ट शेयर के प्राइसेस में इंक्लूड हो चुका है। जो 100 रुपये का शेयर आपको दिख रहा है उसमें ये दोनों इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट आ चुका है। इसका मतलब अब आपके पास में अगर ये दो इन्फॉर्मेशन है तो वो मार्केट में भी है, आपके पास में भी है, कोई एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं कमा सकते। हाँ, अगर आपके पास में कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है तो उसके बेसिस पे आप रिटर्न कमा सकते हो। ये जो मैंने क्रॉस लगाया इसका मतलब मार्केट में वो इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट इंक्लूडेड नहीं है और उसी बेसिस पे आप कमा सकते हो। अगर मार्केट स्ट्रांगली इफ़िशिएंट है हम ऐसा बोले, इसका मतलब होता है कि उसमें तीनों तरह के इन्फॉर्मेशन इंक्लूड हो चुकी है। यानी मार्केट में अगर कोई शेयर 100 रुपये का आपको दिख रहा है तो उसमें पुरानी प्राइसेस, पुरानी क्वांटिटी जो ट्रेड हुई उसका इम्पैक्ट आ चुका है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट आ चुका है, कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका भी इम्पैक्ट आ चुका है। अब आपके पास में तीनों में से कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, आप एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं कमा सकते, बिकॉज आपके पास ऐसा कुछ तो होना ना जो मार्केट में नहीं है। और ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में तो सब है मार्केट के प्राइसेस में। ठीक है, सो ये होता है थ्योरी वाला पार्ट एक। अब मैं आता हूँ सिर्फ वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी का। इसको टेस्ट करने के लिए कि मार्केट वीकली इफिशिएंट है या नहीं है, देर आर सर्टन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स, या बोलो आप टेक्निकल एनालिसिस। अब इसके अंदर में 3 मेथड्स है जिससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि मार्केट वीकली इफिशिएंट है या नहीं है। सबसे पहला है सर आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, जिसको आप ऑटो कोरिलेशन टेस्ट भी बोल सकते हो। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसका नाम था ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। दूसरा है रन टेस्ट और तीसरा है फिल्टर रूल टेस्ट।
फिल्टर रूल टेस्ट आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में ज़रूर देखोगे, उसका कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे दिख जाएगा। हालांकि वो वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी प्रूव करने के लिए नहीं है, पर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल वहाँ पे होगा। मैं एक समरी में आपको बता देता हूँ फिल्टर रूल का मतलब क्या होता है कि आपने एक जब पोर्टफोलियो बना लिया तो अब आप कोई भी शेयर उसमें खरीदते या बेचते सिर्फ तभी हो जब लेट से 5% से उस शेयर की प्राइसेस बढ़ जाए। अगर 3% से ही शेयर की प्राइसेस बढ़ी तो आप कोई एक्शन नहीं लेते, ना बेचोगे ना खरीदोगे। तो जब आप क्या करते हो ना, एक रूल बना लेते हो अपने पोर्टफोलियो के लिए, तो इतना बढ़ा तो ही खरीदूंगा, इतना गिरा तो ही बेचूंगा, उसको कहते हैं फिल्टर रूल टेस्ट। जब इस तरह से आप एक्शन लेते हो बाय और सेल का, उसको कहते हैं फिल्टर रूल टेस्ट, दैट वी विल सी इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा रन टेस्ट का, दूसरा क्वेश्चन होगा सर सीरियल कोरिलेशन टेस्ट का। रन टेस्ट भी आपका स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे है, थोड़ी सा फॉर्मूला आपका टेक्निकल है, याद करना पड़ेगा, बट देर इज़ नो अदर ऑप्शन। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन। काफ़ी आसान है, फॉर्मूला याद हो गया तो फिर काफ़ी आसान है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2, द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ सेंसेक्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2017 आर गिवन बिलो। आप देख सकते हो आपको अलग अलग डेट पे सेंसेक्स की क्लोजिंग वैल्यूज़ दी हुई है। अगर क्लोजिंग नहीं होती, मान लो ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग ऐसे 4 दी होती, तो भी आपको सिर्फ क्लोजिंग ही लेना है उसमें। कितनी दी हुई है सर प्राइसेस, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16 17 18 19 20 20 प्राइसेस आपको दी हुई है। नाउ एनालाइज द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी, weak form of efficient market hypothesis by applying the run test at 5% and 10% level of significance। ध्यान दे रहे हो क्या वर्ड है यहाँ पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल कितना हो गया, 95% एंड 90%, क्या बोलूँगा मैं, कॉन्फिडेंस लेवल। ये हम जी टेबल में देखते हैं, ठीक है, अभी छोड़ दो। तो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है यूजिंग 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये आपको टी टेबल में देखना है। हाँ, क्वेश्चन में हमेशा आपको वैल्यूज़ दी हुई रहेगी। अभी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ये क्या है, वो क्या है, थोड़ा सा रन टेस्ट पे ही सिर्फ ध्यान देंगे। अब आपको यहाँ पे 5% पे अगर टेस्टिंग करनी है तो टी की वैल्यू दी हुई है 2.101 एट 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ऑब्वियसली आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बदलोगे तो टेबल में आपको दिखेगा कि आपकी वैल्यू भी बदल गई। इधर होता है 5 10 15 20% का, इधर हो गया आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। तो अब आप पता लगाओ कि कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपको टेस्टिंग करनी है। अगर आप 10% के लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे टी की वैल्यू होती है 1.734 एट 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, टेस्टिंग कर रहे हो आप 5% पे भी करो, 10% पे भी करो, और पता लगाओ कि क्या मार्केट वीकली इफ़िशिएंट है। अब मार्केट कब वीकली इफ़िशिएंट होता है, इसकी कुछ स्टेप्स है, वो आपको जाननी है। हम वापस से आते हैं हमारे फॉर्मूला बुक में और वो स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा सर। सबसे पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ रन्स निकालोगे। टोटल नंबर ऑफ रन्स क्या होता है, जब भी कभी प्राइस चेंज होती है, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में इसीलिए बताया था कि कितने रन है। मान लो कि आज तो शुरू कर रहे हो तो आज तो कुछ नहीं, ठीक है, और कल आज के कंपैरिजन में कल जाके प्राइस बढ़ गई, फिर दूसरे दिन बढ़ गई, फिर बढ़ गई, पर फिर गिर गई, और फिर गिर गई, फिर बढ़ गई, फिर बढ़ गई। अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे ये जो है ना, जब सिमिलर मार्केट अगर बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट रन। ये मेरा एक रन हो गया। जैसे ही प्राइस चेंज हुआ तो रन चेंज होगा, पहला रन खत्म होकर दूसरा रन चालू होता है, तो ये दूसरा रन, ये मेरा तीसरा रन। अब आप निगेटिव और पॉजिटिव ऐसे डालोगे तो ये मेरा चौथा रन, ये मेरा पांचवा रन। तो रन समझ में आ गया। जब भी प्राइस का पैटर्न बढ़ना है या गिरना है, वो ब्रेक होके दूसरा पैटर्न शुरू हो रहा है, आप उसको रन में कन्वर्ट कर दो। सो दैट इज कॉल्ड एज रन। अब इसके बाद ये तो इसको नाम दोगे आर। इसके बाद ये पता लगा लो कि कितनी बार पॉजिटिव प्राइस चेंज आया और कितनी बार निगेटिव प्राइस चेंज आया। पॉजिटिव सिंबल कितने हैं, निगेटिव सिंबल कितने हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज N1 एंड N2। ठीक है, तो ये पहले 3 स्टेप आपको बहुत आसान है। अब इन्हीं 3 स्टेप के बेसिस पे अगले 2 स्टेप रहेंगे सर। आपने देखा था ना जी स्कोर में आपका x माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूला था, ठीक है। खैर यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर ये x और कुछ नहीं, वो r है, नंबर ऑफ रन वाला। ये म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन अब हमें निकालना है। रन टेस्ट में मीन म्यू निकालने का ये फॉर्मूला है आपका 2 × N1 N2, जो आप ऊपर निकाल चुके हो, डिवाइडेड बाय N1 + N2।
+1। अब इसका मैं लॉजिक ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, पर ध्यान देना, जो ऊपर में 2n1 n2 है वो ये बताते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव प्राइस में पॉसिबल ट्रांजिशंस कितने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से पॉजिटिव प्राइसेस 5 है और निगेटिव प्राइसेस 3 है, ठीक है। तो n1 कितना हो गया सर आपका 5, n2 कितना हो गया सर 3, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 3 15 × 2 यानी कि 30 पॉसिबल ट्रांजिशंस पॉसिबल है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि इन पांचों में से हर एक प्राइस इन 3 के साथ ट्रांजिशन कर सकता है, मतलब इन 3 निगेटिव वाली प्राइसेस के साथ में ट्रांजिशन हो सकता है उनके थ्रू। तो ये इसका 3 आ गया नंबर। प्लस टू माइनस जो जाने वाली बात है, ये प्लस के बाद ये माइनस आ सकता है, फिर पहले प्लस के बाद ये दूसरा माइनस आ सकता है और ये तीसरा माइनस आ सकता है। तो यहाँ पे 3 ट्रांजिशन हो गए। इसके बाद दूसरे की बारी, इसके भी 3 पॉसिबल है। ऐसे करते करते 3 3 3 3 3 3 पॉसिबल कितने हो गए सर 15। अब निगेटिव टू पॉजिटिव भी ट्राई करो, निगेटिव टू पॉजिटिव भी प्राइस ट्रांजिशन आ सकता है। तो हर निगेटिव साइन के लिए 5 पॉजिटिव साइंस है सर, हर निगेटिव साइन के लिए 5 पॉजिटिव साइंस है। सो यहाँ पे भी आएगा 15। सो 15 और 15 होते हैं 30। दैट्स व्हाट इज 2 × n1 n2। अब बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं इन सब में, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करेंगे। सो ये आता है सर पॉसिबल प्राइस में चेंजेस या ट्रांजिशंस बोलो, डिवाइडेड बाय n1 + n2 यानी कि टोटल नंबर आपका 5 और 3 अगर है तो 5 और 3 8 और +1। ये +1 क्यों किया जाता है, ताकि एटलीस्ट इनमें कोई प्राइस चेंजेस जब अगर नहीं आया तो एटलीस्ट एक रन तो आपका काउंट हो, तो उसके लिए +1 किया जाता है। इस तरह से म्यू निकालना है सर। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी और कुछ भी नहीं, वापस से वही 2n1 n2 है और ब्रैकेट में वापस 2n1 n2 में से n2 माइनस कर दिया। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये n1 आएगा, ठीक है, ये हमने कर दिया 1। सो n1 और n2 को माइनस करा। ऊपर में क्या है, वही है जो आपने यहाँ पे देखा, ये पहले बाहर लिया फिर अंदर भी लिया, इसमें से n1 n2 माइनस कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय n1 + n2 का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई करोगे आप n1 + n2 - 1 से, दोनों का ऐड करा, उसमें से एक हटा दिया। अब फॉर्मूला थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इससे क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट रहेगा आपको पूरे क्वेश्चन में। अब आपका मीन आ गया, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। ध्यान देना, आप क्या करोगे, इस मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के भरोसे और टी वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में दी है, आप अपनी एक लोअर लिमिट निकालो, एक अपर लिमिट निकालो। लोअर लिमिट निकालने के लिए आप माइनस का साइन इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे प्लस, तो आपकी 2 फिगर आएगी। लेट से आपका 10 और 15 आ गया, ऐसा फिगर, ठीक है। और लेट से आपका टोटल नंबर ऑफ रन आया था 8। आखिरी स्टेप क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इतना तो आपने कर लिया, आपने पहले 3 स्टेप करी, फिर 2 करी, फिर ये 2 करी। अब आपको ये जो स्टेप 1 है इसको कंपेयर करना है इस लिमिट से। क्या आपका जो नंबर ऑफ रन 8 है वो इस रेंज में आता है 10 और 15 के? अभी देखना क्वेश्चन में हमारा 8 10 के बाहर है। 10 और 15 की रेंज क्या है सर? 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस यही रेंज है। क्या 8 दिख रहा है आपको इसके अंदर में? नहीं दिख रहा ना। सो 8 जो नंबर ऑफ रन है इज नॉट कमिंग इन दिस रेंज। व्हाट डज दैट मीन? अगर रेंज में आया तो क्या और रेंज में नहीं आया तो क्या? सिंपल है, अगर रेंज में आया, इफ आर इज इन द रेंज, हम बोलेंगे मार्केट वीकली इफिशिएंट है। और आर इज नॉट इन द रेंज, तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है। देखो फर्क कितना है, इसका मतलब भी समझ में आना चाहिए ना। मार्केट वीकली इफिशिएंट होना या मार्केट वीकली इनएफिशिएंट होना। मार्केट वीकली इफिशिएंट होने का मतलब प्राइसेस जो है शेयर्स की या सेंसेक्स की इस केस में, वो रैंडम है। और प्राइसेस रैंडम होने की वजह से आप पता भी नहीं लगा सकते कि आगे या कल या परसों प्राइस क्या होने वाली है। सो नो पैटर्न एग्जिस्ट, यहाँ कोई पैटर्न या फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता।
मार्केट अगर वीकली इनएफिशिएंट है तो हम बोलेंगे प्राइसेस आर नॉट रैंडम, क्योंकि मार्केट इनएफिशिएंट है, मार्केट में कहीं ना कहीं कमी है, कमी होने की वजह से अब हमारा यहाँ पे खेलना पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पैटर्न एग्जिस्ट करता है, उस पैटर्न को जानो और उस हिसाब से आप शेयर्स में ट्रेडिंग करो, यू विल अर्न सम रिटर्न। दैट्स व्हाट इज़ द रन टेस्ट इज़। रन टेस्ट में अल्टीमेटली आपको निकालना होता है कि क्या आपके नंबर ऑफ रन उस रेंज में, अपर और लोअर लिमिट की रेंज में आते हैं नहीं आते। सो आते हैं नहीं आते के लिए ये पूरी स्टेप्स करनी पड़ेगी, और अगर आ गए तो हम बोलेंगे मार्केट वीकली इफिशिएंट है, प्राइसेस रैंडमली एग्जिस्ट करती है, तो कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, यू कैन नॉट अर्न एक्सेप्शनल रिटर्न इन दैट केस। बट अगर प्राइस रेंज में, आपका नंबर ऑफ रन रेंज में नहीं आता, तो मार्केट इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट, हाँ, या आप बोलो वीकली इफिशिएंट नहीं है, कैसे भी आपको जैसे ठीक लग रहा होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राइसेस रैंडम नहीं है, दैट मीन्स सम पैटर्न एग्जिस्ट, फाइंड आउट दैट पैटर्न एंड यू कैन अर्न सम रिटर्न। हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन नाउ। अब यही सारी स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं इसके अंदर में। ठीक है सर, पहली प्राइस से स्टार्ट करोगे, देखो पहले में तो कुछ नहीं आएगा, प्लस माइनस कुछ नहीं आएगा। अगला देखो 2800 से 2780 गया तो प्राइस का चेंज क्या आया, निगेटिव। फिर आपने देखना पॉजिटिव आया, क्योंकि 15 रुपये से बढ़ गया, ठीक है। फिर आप देखो पॉजिटिव आया, पर यहाँ फिर से निगेटिव 60 पे आ गया। यहाँ पॉजिटिव आया 790, फिर बढ़ गया, 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 और अब आप देखना यहाँ गिरा 3360, यहाँ गिरा, फिर बढ़ गया, यहाँ गिरा, यहाँ गिरा, 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 और यहाँ फिर बढ़ गया। बस हमने क्या करा, सबसे पहले प्लस माइनस साइन दे दिए। अब पता लगाओ कि नंबर ऑफ रन कितने हैं। सिंपल, जहाँ प्राइस ब्रेक होगी वो नंबर ऑफ रन काउंट हो जाएगा हमारा। ये 1 रन हो गया, ठीक है, ये इतना मिला के 2 रन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने नंबर ऑफ रन निकले, 8 रन। ये हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई। उसके बाद पॉजिटिव साइन कितने हैं और नेगेटिव कितने हैं ये पता लगा लो। सिंपल सर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो N1 कितना आया, 11। उसके बाद माइनस साइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस ख़त्म। N2 कितना आया, 8। R कितना आया, 8, ख़त्म। ये आपका पहले 3 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब आपको म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आओ सर, मैं फिगर्स रखते जाता हूँ। म्यू 2N1 N2 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल। एक बार थोड़ा लॉजिक भी समझ में आया ना तो आपको फॉर्मूले में इतनी दिक्कत नहीं जाएगी। 2 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 8 है, 11 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 8 प्लस 1। ठीक है सर, ये देखो अब मैं आगे आ जाता हूँ। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही हम अब आगे बढ़ते हैं। ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, ये 8 हो गया। अब आपने ये फॉर्मूला लिया 2 इंटू 11 8, 11 प्लस 8, आपका आंसर आ गया 10.26। म्यू बन गया आपका। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कोई डिफिकल्ट नहीं है सर, न्यूमरेटर में यही बार बार इस्तेमाल हो रहा है। N1 N2 बाहर लो अंदर लो और उसमें N1 N2 ऐड कर दो। ये देखो, बाहर लिया अंदर लिया और N1 N2 माइनस कर दिया, सॉरी मेरे से गलती, तो ये माइनस कर दिया, ये हटा दो, कॉपी पेस्ट हो गया वापस। तो आप फिगर्स रखो 2 11 8, 2 11 8, उसमें से 11 और 8 माइनस कर दिया। ये न्यूमरेटर वाला पार्ट आ गया आपका 176 इंटू 157। अब डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के एडिशन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दोनों के एडिशन में से 1 हटाया, ख़त्म। तो 11 प्लस 8 का स्क्वायर और 11 प्लस 8 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आता है सर 2.06। यहाँ तक तो वेरिएंस आया, यहाँ पे स्क्वायर रूट डालोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अब हमारे पास में म्यू भी अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी अवेलेबल है। अब हम लोअर और अपर लिमिट निकालेंगे। अब आप टेस्टिंग किस पे कर रहे हो, देखो आप, हम टेस्ट करते हैं 5% पे 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो टी की वैल्यू कितनी आती है 2.101। क्या फॉर्मूला है सर, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट का सर म्यू माइनस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका म्यू प्लस टी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल,
ठीक है। म्यू कितना है सर 10.26, उसके बाद देखो माइनस प्लस का साइन दिख रहा है आपको, उसके बाद हमने 2.101 से मल्टीप्लाई करा और स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करा, हमारी एक रेंज आ गई। ठीक है, हमारी रेंज क्या बोलती है 5.932 से लेके 14.588। अब आप बताओ आपके नंबर ऑफ रन जो थे आर, वो 8 इस रेंज के बीच में आते हैं, 5 के बाद और 14 के पहले आता है ना। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रन इज इन द रेंज ऑफ अपर एंड लोअर लिमिट, दैट मीन्स मार्केट वीकली इफिशियंट है, प्राइसेस रैंडम है, पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप अगर 10% पे भी टेस्टिंग करना चाहो तो 10% पे भी इत्तेफाक से 8 अगेन कम्स इन द रेंज। एज सीन आर लाइज बिटवीन दीज लिमिट, हेंस द मार्केट एग्जिबिट्स वीक फॉर्म ऑफ इफिशियंसी। इसका मतलब और ऊपर अगर लिखना है तो लिख लो कि प्राइसेस आर रैंडम। रैंडम है तो प्राइस का पैटर्न कहीं से एग्जिस्ट होगा क्या, डज नॉट, पैटर्न डज नॉट एग्जिस्ट, ख़त्म। ये हो गया रन टेस्ट। थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल और फॉर्मूला ज़्यादा है, बट प्रैक्टिस 2-4 बार करो और देखो नहीं आया आपका तो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 रन टेस्ट पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सर आपका सीरियल कोरिलेशन टेस्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका ऑटो कोरिलेशन टेस्ट पे है। क्वेश्चन पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद में मैं डिस्कशन करूंगा। मिस्टर एक्स इज ऑफ द ओपिनियन दैट मार्केट हैज़ रिसेंटली शोन द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है कि पास्ट प्राइसेस और वॉल्यूम मार्केट के क्लोजिंग प्राइसेस में, ये जो भी सेंसेक्स है जैसे इसमें, उसमें क्लोजिंग प्राइसेस में इंक्लूडेड है क्या, पास्ट की प्राइसेस और वॉल्यूम, बट क्या नहीं है, पब्लिक इंफॉर्मेशन और इनसाइडर इंफॉर्मेशन। इन ऑर्डर टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ हिज इंप्रेशन ही हैज़ कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू द मूवमेंट ऑफ सेंसेक्स। अब वो क्या करना चाहता है कि मार्केट सही में वीकली इफिशियंट है या नहीं है, ये टेस्ट करना चाहता है। और आपको डिटेल दी है सेंसेक्स की, आपको दिन दिए हैं टोटल 20 ट्रेडिंग डेज। उस 20 ट्रेडिंग डे में मार्केट कितने पे ओपन हुआ था, फिर हाई कितना था, लो कितना था और क्लोज कितने पे हुआ, ये सारा दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू टेस्ट द वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी यूजिंग ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। सर 3 टेस्ट होती है, एक होती है सर आपकी ऑटो कोरिलेशन टेस्ट, दूसरी होती है रन टेस्ट और तीसरा होता है फिल्टर रूल टेस्ट। तो रन टेस्ट पे तो हमने क्वेश्चन देख लिया, ये ऑटो कोरिलेशन टेस्ट है। ऑटो कोरिलेशन टेस्ट को ही आप सीरियल कोरिलेशन भी बोलोगे, आपके मटेरियल में सीरियल कोरिलेशन के नाम से। ठीक है, दोनों वन एंड द सेम थिंग। इनफैक्ट ये जो है सीरियल कोरिलेशन, ये आर से डिनोट किया जाता है और ये आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के चैप्टर में भी 2-4 बार निकालोगे, तो इसके बारे में हम कॉन्सेप्ट में जान लेंगे। अच्छा, टेकिंग द टाइम लैग ऑफ 10 डेज, आपको टाइम लैग कितना लेना है, 10 डेज़ का टाइम लैग लेना है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ जो प्राइसेस आपको दी हुई है क्लोजिंग प्राइसेस, उसमें 10 दिन का एक बंच बना लो और बाकी 10 दिन का एक बंच बना लो, क्योंकि आपके पास टोटल कितने 20 डेज़ का है। ठीक है, उन्होंने दिया ही उसी हिसाब से कि 10-10 दिन का आप प्राइसेस को कंपेयर करो। पहले 10 दिन का जो प्राइस आएगी वो आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये बनेगा एक, ये बनेगा एक। हम पहले बंच को दूसरे बंच से कंपेयर करेंगे कि क्या कोई रिलेशनशिप है इन दोनों की प्राइसेस में। अगर कोरिलेशनशिप या कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकल के आता है तो मार्केट वीकली इनएफिशिएंट है, तो ये गलत साबित हो जाएगा कि वीक फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी है। पर अगर कोई रिलेशन निकल के नहीं आता, ध्यान देना मेरी बात पे, तो इसका मतलब मार्केट वीकली इफिशिएंट है। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता क्या है। आर डिनोट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोट किया जाता है इससे। ठीक है, अब ये आपको ये फैक्टर बताता है दो चीज़ों के बीच में, या तो दो अलग अलग स्टॉक ले लो, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स ले लो, या टाटा केमिकल्स, या फिर टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, कुछ भी, रिलायंस और अडानी का ले लो, कुछ भी। तो दो स्टॉक या दो असेट के बीच में, या दो पैटर्न या दो बंच के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है, और कितना है अगर है तो वो बताता है आर। कभी भी कोरिलेशनशिप जो आएगा आपका वो इस रेंज में आएगा। ये हमने रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी एक बार देखा था, -1, 0 और +1, इसके रेंज में ही आएगा। इट कैन बी
-1 तो परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड कहते हैं इसको। ये 0 यानी कि दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये +1 यानी कि परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड कहते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो कि दो शेयर्स जो है हमारे, ये परफेक्टली निगेटिवली कोरिलेटेड है। अच्छा, इसके पहले पॉजिटिव ले लो, ये समझने में ज़्यादा आसान तरीका है, वहाँ से इधर आना। ठीक है, अगर दोनों में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है, लेट्स से दोनों शेयर्स एक्स और वाई नाम से हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स और वाई। इसका मतलब अगर 10% से एक्स ऊपर गया यानी कि ग्रो करा, तो वाई भी 10% से ग्रो करेगा। और एक्स अगर 10% से नीचे गया तो वाई भी नीचे जाएगा। सर, कोरिलेशनशिप तो पॉजिटिव है ना, फिर नीचे कैसे? यस, नीचे जा सकता है। कोरिलेशनशिप का पॉजिटिव और निगेटिव होना ये नहीं बताता कि शेयर्स ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, वो ये बताता है कि डायरेक्शन सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। पॉजिटिव कोरिलेशनशिप का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में काम करेंगे दोनों, और निगेटिव परफेक्टली निगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, और प्लस के बाद में 1 अगर आ गया, यानी प्लस तो यहाँ पे भी आएगा ना, 0.5 भी तो पॉजिटिव ही हुआ, तो भी सेम डायरेक्शन रहेगी, बस 0.5 तक का। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। तो ये तो आपने देखा। अब मैं परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशनशिप की बात करता हूँ कि 10% अगर x बढ़ा तो y 10% उसी दौरान गिरेगा। देख रहे हो आप, अपोजिट है डायरेक्शन यहाँ पे। और अगर x गिरा तो y बढ़ेगा, देख रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ तो कोई मैटर ही नहीं करता, अगर कोरिलेशनशिप 0 है तो कोई भी कभी भी कितना भी भाग सकता है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब दो चीज़ें और ले लेते हैं। लेट्स से 0.4 है आपका कोरिलेशनशिप। इसका मतलब अगर x ने 10% रिटर्न दिया तो y 4% रिटर्न देगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दे रहा हूँ। सो वो भी सेम डायरेक्शन में है क्योंकि पॉजिटिव है कोरिलेशनशिप 0.4 का, पर एक्सटेंट आपका 0.4 जितना ही है। 40% ऑफ x दैट इज 4%। 10% से गिरेगा अगर x तो y भी 4% से गिरेगा, सेम डायरेक्शन। यही अगर आपका कोरिलेशनशिप -0.3 रहा, और तो इसका मतलब यह होता है कि अगर x 10% से बढ़ा तो y 3% से गिरेगा, उल्टा डायरेक्शन। तो ये समझ में आया आपको, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैन लाई विद इन दिस रेंज, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फिर से ये सब चीज़ें आएगी। अब सवाल ये आता है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है आपका, वो निकालते कैसे हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? ठीक है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सर। अब ध्यान दो, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए, क्योंकि आप दो चीज़ों के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल रहे हो, एक्स और वाई, लेना पड़ेगा कुछ तो नाम, एक्स और वाई, तो उन्हीं से रिलेटेड रिटर्न्स का डेटा आपको लेना है। न्यूमरेटर में आ गया आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ध्यान देना सर, कोवेरियंस। आपने वेरिएंस नाम तो सुना ही होगा। ये क्या है सर? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ये है वेरिएंस एक्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक्स वाई का अगर निकालना है तो आप क्या बोलोगे? दोनों का मिला के वेरिएंस है, नहीं कोवेरियंस, सिंपल। चलो ठीक है। सो न्यूमरेटर में आप क्या करोगे? एक्स का डेविएशन, वाई का डेविएशन। वेरिएंस कैसे निकालते हैं? डेविएशन को स्क्वायर करते हो, है ना? तो एक्स का डेविएशन वाई का डेविएशन लेके मल्टीप्लाई करो, तो आपका कोवेरियंस निकल के आएगा, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, खत्म। आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट हो गया। और इसको कंपेयर करना है आपको किस रेंज में है। ठीक है, अब कोवेरियंस की बात करते हैं। कोवेरियंस मैंने क्या बोला सर? कोवेरियंस कैसे निकालते हैं? दोनों का डेविएशन का प्रोडक्ट ले लो, एक्स का अपने मीन के साथ, वाई का अपने मीन के साथ में डेविएशन निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करो। अगर 10 ऑब्जर्वेशन थे तो 10 से डिवाइड करो। यहाँ देखो क्या कर रहा हूँ मैं,
कोवेरियंस निकालने का तरीका, सबसे पहले तो x का डेविएशन ले लिया, y का डेविएशन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये सारे कॉलम को मैंने टोटल करा और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं प्रोबेबिलिटी दी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना सर, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आंसर आएगा सर? कोवेरियंस आ जाएगा। और ये दोनों तो निकालने की आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और y क्या होता है। मैं एग्जांपल के लिए x का लिख देता हूँ। x और बार x के बीच का आप डिफरेंस निकालोगे, फिर निगेटिविटी आएगी तो स्क्वायर करोगे, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास में प्रोबेबिलिटी नहीं है x माइनस बार x का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आप अभी के अभी टोटल कर लो और डिवाइडेड बाय n करो, इससे आता है वेरिएंस और उसको स्क्वायर रूट करोगे तो आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यही चीज़ आपको करनी है y के साथ, आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। समझ गए? सिर्फ x और y के रिटर्न्स की ज़रूरत है आपको सब कुछ निकालने के लिए। ठीक है सर। अब मान लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ गया तो वीक फॉर्म कैसे पता लगाएंगे सर? बहुत सिंपल है। वीक फॉर्म है मार्केट का, यानी कि मार्केट में प्राइसेस रैंडम है। रैंडम है यानी कि पुरानी प्राइस इन प्राइसेस का इन प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना नहीं है इसका मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ध्यान देना, अगर कोई लेना देना नहीं है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो के बहुत नज़दीक आना चाहिए। इफ मार्केट इज वीकली इफिशिएंट, ध्यान देना इस बात पे, देन आर विल बी क्लोजर टू जीरो। एग्जैक्ट जीरो भले ही कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना आए पर जीरो के बहुत आसपास होना चाहिए। अगर वो बहुत भी आसपास है ना तो आप ये बोल सकते हो कि इन प्राइसेस का इन प्राइसेस से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने हिसाब से मन करे तो कहीं ऊपर जाती है नीचे जाती है, और ये अपने हिसाब से मन करे तो ऊपर नीचे जाती है। मतलब दोनों में से किसी न किसी ने दारू पी रखी है, कोई भी कहीं भी रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, पर अगर मैं बोलूँ इफ market is weakly inefficient, then R will be significantly away फ्रॉम ज़ीरो। अब सिग्निफिकेंटली अवे का मतलब, या फार अवे भी बोल सकते हो फ्रॉम ज़ीरो का मतलब क्या हो गया? बहुत दूर नहीं, 2 3 4 5, क्योंकि आर तो सिर्फ -1 और 1 के बीच ही हो सकता है, इसके बाहर तो आर कभी जाएगा भी नहीं। तो सिग्निफिकेंटली अवे किसको बोलूँगा सर मैं? ये जो 0.4 आया ये ज़ीरो से काफ़ी दूर है, -0.3 आया ये भी ज़ीरो से काफ़ी दूर है। ये इतना भी अगर आ जाता है दैट मीन्स देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टॉक्स या टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस। आर अगर आपका 0.1 के नीचे आता है या -0.1 के नीचे आता है तो आप बोलोगे कि ज़ीरो के बहुत नज़दीक है, एंड दैट्स वाई मार्केट वीकली इफिशिएंट है। जितना ज़ीरो के नज़दीक कोरिलेशन कोएफिशिएंट आता जाएगा उतना ही मार्केट बेटर यानी कि वीकली इफिशिएंट होता जाएगा। ठीक है सर, तो यही हमें पता लगाना है। इस क्वेश्चन में भी आर निकालो और पता लगाओ कि वो जीरो के कितने नज़दीक आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो वीकली इफिशिएंट है, नहीं आ रहा है तो वीकली इनएफिशिएंट है। अब हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे मार्केट का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालने के लिए हम पहले 10 प्राइसेस को x मानेंगे, दूसरे 10 प्राइसेस को y मानेंगे, क्योंकि टाइम लैग उन्होंने 10 डेज का लेने बोला है। ठीक है, नहीं भी बोलते तो आपके पास इस चीज़ के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप ये ओपन हाई लो भूल जाओ, क्लोजिंग प्राइसेस है, दिन खत्म हो गया ना, 20 दिन में एक ही प्राइस ज़्यादा मैटर करती है, वो है हर दिन की क्लोजिंग प्राइस। तो 10 प्राइसेस ले लेते हैं। अब करें क्या सर? 10 प्राइसेस लेने के बाद आप पता लगाओ कि अगले दिन मार्केट का रिटर्न कितना हुआ। मार्केट बढ़ा तो कितना ऊपर गया, गिरा तो कितना नीचे गिरा। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने ये पहले 10 प्राइसेस ले ली, 7 के बाद 8 9 10 आएगा। तो पहले दिन का तो कुछ नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। अगले दिन ट्राई करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो तो यू विल गेट द रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। ये परसेंटेज में नहीं है, रुपीज़ में है। ठीक है, इस तरह से आप फिर से अगले दिन का रिटर्न पता करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ जाएगा,
ठीक है, फिर अगले दिन का पता करो, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आ जाएगा। इस तरह से आपको 9 दिन का रिटर्न मिल जाएगा 10 में से, क्योंकि पहले दिन का तो कोई रिटर्न आएगा ही नहीं आपको। सो 9 दिन का आपको रिटर्न मिल गया एक्स का, 9 दिन का रिटर्न मिल गया वाई का। ये हमारा बन गया एक्स और ये हमारा बन गया वाई। 9 प्राइसेस हमारे पास में आ गए, ध्यान देना। सो जो रिटर्न आया है वो है एक्स और वाई, यहाँ पे ये रिटर्न्स आ गए आपके। अब करना क्या है सर, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। आपको निकालना क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर पे ध्यान देते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए आपको एक्स का डेविएशन, एक्स के रिटर्न का डेविएशन और वाई के रिटर्न के डेविएशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर सकते हैं। इनफैक्ट एक्स का और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने जो आंसर दिया, वो जो रुपीज़ आई है उसका परसेंटेज में कन्वर्जन नहीं करा, किया जा सकता था। उन्होंने रुपीज़ का ही कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। दैट्स टोटली फाइन, गलत नहीं होता। सो हमने डेटा लिया, सबसे पहले हमने एक्स लिया। इंस्टीट्यूट का आंसर नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे अगले पेज पे मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे जगह छोड़ के दी है कि आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये सब अवॉइड कर रहा हूँ। आंसर हमारा आखिरी में इतना ही आने वाला है, बहुत सिंपल तरीके से और समझने वाले तरीके से। आपने क्या करना है सर, आप रिटर्न्स ले लो। 9 रिटर्न्स है आपके टोटल, आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो इन सारे 9 रिटर्न की टोटल करके 9 से डिवाइड करोगे तो आपका मीन निकल के आएगा एक्स का, वो है 21.67। ठीक है, ये 66 आ गया। ठीक है, अब इसी मीन में से 21 में से ये 19 में से 21 आप माइनस करो, आप ऐसे निकालते जाओ। और ये निगेटिव है, ध्यान देना, ये मीन निगेटिव है, ऊपर भी निगेटिव है, तो आपको साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, अगला स्टेप सर, हमारा अगला स्टेप आया एक्स और बार एक्स का हमने डिफरेंस निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने की प्रोसेस है सर, और कुछ भी नहीं। आप दोनों का डेविएशन निकाल लो, कुछ फिगर्स निगेटिव आती है और रिस्क निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये आ गया स्क्वायर। ठीक है सर, स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर का टोटल ले लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो है नहीं आगे मल्टीप्लाई करने के लिए, आपने टोटल ले लिया। ठीक है, अब हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस में ये रहा वो टोटल, ध्यान देना सर, एक्स माइनस बार एक्स, मीन निकाला, स्क्वायर करा, टोटल करा, ये न्यूमरेटर आ गया, डिवाइडेड बाय एन कर दो। सो आपकी ये वाली फिगर आ जाएगी यहाँ पे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, 9 तरह के रिटर्न है। तो अब आपका आ गया 291.71 वेरिएंस ऑफ एक्स, उसको स्क्वायर रूट में डालोगे तो 17.08 आता है आपका रुपीज़ के फॉर्म में, परसेंटेज नहीं है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ध्यान देना सर, मेरी बात पे समराइज कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, एक्स लिया, डेविएशन निकाला, स्क्वायर करा और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। वैसे ही आप वाई के रिटर्न्स ले लो, उसका भी आप टोटल करके मीन निकाल लो। यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, मैं लिख लेता हूँ, एवरेज हमने निकाला था 7.56, ये आ गया 7.56, ये मीन ले लिया आपने। अब आप y माइनस वाई बार कर लो, तो आपका डेविएशन आ गया अगला स्टेप। उसके बाद नेगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर कर लो, उसको टोटल करो, उस चीज़ को यहाँ पे रखो, उस चीज़ को आपने यहाँ रखा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करा, तो आपका वेरिएंस आ गया, उसको स्क्वायर रूट करो 692 को, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया y का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन था x का। अब हमारे पास 4 फिगर आ गई है, x और y की एवरेज मीन और x और y का स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, x और y का स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, यानी कि न्यूमरेटर ये कोरिलेशन वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर निकल गया। न्यूमरेटर निकालना है तो बहुत आसान है, जो डेविएशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो उसको मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो सर। ये देखो, एक डेविएशन का पार्ट है आपका ये, एक डेविएशन का पार्ट है आपका ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ ले लो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या है, दोनों के डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन। जब सिंगल सिक्योरिटी का वेरिएंस निकालते हो तो इसी डेविएशन को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो, x माइनस बार एक्स का आप स्क्वायर करते हो। पर 2 सिक्योरिटी के डेविएशन निकालना है, कोवेरिएंस निकालना है, तो आप दोनों के डेविएशन को मल्टीप्लाई करो, खुद को खुद के साथ नहीं। तो ये निकाल लिया, आ गया, ये टोटल आया हमारा 1639.441। अभी हम एक एक करके कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, इसको डिवाइड कर दो n से। ठीक है, ये 1639.441। चलो हम वनो फिगर्स निकाल लेते हैं। अब ये रहा
1639.44 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आंसर आता है 182.16 हमारा कोवेरियंस। ठीक है, आ गया 182.16। अब हम क्या करेंगे, कोरिलेशन निकाल लेते हैं। मैं इधर लिख लेता हूँ 182.16 डिवाइडेड बाय, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये रहा 17.08 इंटू 26.31, दैट्स 449.37, 449.37, ये आपका आंसर आ गया। 182.16 449.37, द आंसर इज 0.405। अब आप इंस्टीट्यूट के आंसर से इसको चेक कर लो, आया 0.405। बहुत आसान था। आपको ये फॉर्मूला रटना काफ़ी आसान लग रहा होगा, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं उसको। हमने जो फॉलो करा वो कोरिलेशन एनालिसिस था। इट्स बेटर। ये देखो, सिंपल स्टेप बाय स्टेप हमने कैलकुलेशन कर लिया। दिस इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, अब आप ध्यान दो, क्या ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीरो के बहुत नज़दीक लग रहा है आपको? सर आधा कवर हो गया पूरा। दिस इज नॉट एनी वे क्लोजर टू जीरो, दैट मीन्स इट्स नॉट क्लोजर टू जीरो ना। अब आप बताओ कौन सा क्लोजर टू जीरो है, कौन सा क्लोजर टू जीरो नहीं है? अवे फ्रॉम जीरो। सो इट्स अवे फ्रॉम जीरो वाला पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट आ रहा है। इसका मतलब मार्केट हमारा वीकली इनएफिशिएंट है। इसका मतलब क्या हो गया सर? वीकली इनएफिशिएंट है, इसका मतलब प्राइसेस छोड़ दो, पैटर्न जो है एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई। कुछ तो रिलेशन है इन 10 प्राइस और इन 10 प्राइस के बीच में, कोई तो पैटर्न बन के आएगा। एंड यू कैन फाइंड आउट अ पैटर्न, डिसाइड अपॉन योर स्ट्रैटेजी एंड अर्न एन एक्सेप्शनल रिटर्न। वीकली इफिशिएंट होता तो शायद नहीं कर पाते, पर इनएफिशिएंट निकला मार्केट। यहाँ पे भी हम देख लेंगे इंस्टीट्यूट का आंसर में क्या है। देयर इज अ मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। क्या मतलब है उनका बोलने का कि जीरो के आसपास नहीं है सर, काफ़ी दूर है। बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ द टू पीरियड्स, हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मार्केट डज नॉट शो द वीक फॉर्म ऑफ इफिशियंसी। वीकली इफिशियंट नहीं है या वीकली इनएफिशिएंट है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, अब हम समराइज कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं कहानी को। ये था आपका ऑटो कोरिलेशन टेस्ट। इसका मैक्सिमम इस्तेमाल पोर्टफोलियो के चैप्टर में होता है। सिक्योरिटी एनालिसिस का चैप्टर शुरू करा था सर, ये फॉर्मूलेस तो हमने नहीं देखना। मूविंग एवरेजेस वो रेगुलर बैच में देखेंगे। मूविंग एवरेजेस चालू करा था। सिंपल मूविंग एवरेज में टोटल लेके एन से डिवाइड करते हो। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों आया था सर? क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज में आप इक्वल वेट देते हो सबको, जो कि गलत बात है। करंट प्राइसेस को ज़्यादा वेट देना चाहिए और इसीलिए हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाया। इसमें हम करंट प्राइस को ज़्यादा वेट देते हैं और बाकी सारा वेट हम प्रीवियस ईएमए को दे देते हैं। इस तरह से नया ईएमए हम निकाल के लेके आते हैं जो बेटर हमें डेटा देता है। एक्सपोनेंट निकालने का ये फॉर्मूला याद रखना सर, ठीक है, रख लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ। फिर हमने देखा था वीक फॉर्म ऑफ मार्केट इफिशिएंसी, जिसमें 3 तरह की टेस्ट होती है। एक रन टेस्ट, कोरिलेशन टेस्ट और फिल्टर रूल टेस्ट। रन टेस्ट में हमने देखा था कि सबसे पहले हम प्राइसेस कहाँ कहाँ बदल रही है वो पता लगाते हैं। प्राइसेस यहाँ पे बदली, आपकी टोटल रन्स, क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, जितनी बार प्राइसेस बदलती है उसको आप टोटल रन बोलोगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आया था 8। नंबर ऑफ पॉजिटिव चेंजेस हमारा आंसर आया था 11। ये हमारा आंसर आया था अगेन 8। ये 3 स्टेप हम निकाल लेते हैं डेटा से, फिर 2 स्टेप और निकालते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हमने यहाँ रखा और जो टी की वैल्यू दी थी क्वेश्चन में 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे 2.101, वो हमने निकाली। तो हमारा कुछ आंसर आया था 5 और 10 था या 14 था, कुछ तो ऐसा आया था। ठीक है, तो हमने पता लगाया कि ये 8 इसके बीच में आता है। क्या आता है तो वीकली इफिशिएंट है, नहीं आता इसके बीच में तो वीकली इनएफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारी टेस्टिंग हो गई। फिर हमने ऑटो कोरिलेशन टेस्ट देखा था, जिसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट 2 चीज़ों के बीच में, 2 प्राइसेस के बीच में निकालने के लिए न्यूमरेटर में आप वेरिएंस लोगे, नीचे में आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई लोगे। ये कोवेरियंस है। ठीक है,